हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने विटामिन ए जो फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं और मैं विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया था। आज बचे हुए जो 3 विटामिन हैं, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले लेते हैं हम विटामिन डी। तो विटामिन डी ये इसका नॉर्मल जो नेम है, रासायनिक नेम, इसको हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। कैल्सीफेरॉल, इसकी खोज भी सबसे पहले मैककोलम ने किया था, एल्मर मैककोलम। एल्मर मैककोलम ने ही 1922 में सबसे पहले इसे खोजा। तो ये इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे मैककोलम ने खोजा था और ये प्रिवेंट करता है रिकेट्स, एक डिजीज होती है रिकेट्स, और इसे हम एंटी रेसिटिक फैक्टर भी कहते हैं। विटामिन डी को हम एंटी रेसिटिक फैक्टर भी कहते हैं। रिकेट्स एक डिजीज है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है और कई तरह की बेंडिंग बोन्स के अंदर आ जाती है और हड्डियां कमजोर होती हैं कैल्शियम आयन की एग्रीगेशन की कमी की वजह से, यानी कि कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी कि सनशाइन विटामिन कौन सा है। इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो विटामिन डी इज सनशाइन विटामिन एंड एंटी रेसिटिक फैक्टर। देखो, मनुष्य की जो स्किन होती है, इस स्किन के अंदर ये जो विटामिन डी है ये प्रोविटामिन के रूप में होता है। देखो, इसकी जो बनने की जो प्रोसेस है वो है प्रोविटामिन। किसमें? ह्यूमन स्किन में। ह्यूमन स्किन के अंदर ये प्रोविटामिन के रूप में होता है। लेकिन जैसे ही इस पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, तो ये कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म अर्थात विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, यानी कि उसको हम प्रो कैल्सीफेरॉल या दिस इज द इनएक्टिव फॉर्म या प्री फॉर्म या पायोनियर फॉर्म एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म। कब? जब पराबैंगनी किरणें स्किन पर पड़ती है। इसमें स्किन में हमेशा बनता है, लेकिन धूप की उपस्थिति में ये कन्वर्ट होता है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म में। ये इसकी अपीयरेंस जो उपस्थिति है ये कहां पर पाया जा सकता है? प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान के लिए वही लीवर ऑयल ऑफ मैनी फिशेस, इनकी बहुत सी जो मछलियों का जो लीवर ऑयल होता है वो इसका एक बेस्ट सोर्स होता है। इसके अलावा जो एग है उसका योक शेक है, इसको हम पीट कहते हैं, या एग योक मिल्क है, इनके अंदर भी बटर है, इनके अंदर भी इसका हल्का सोर्स होता है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती, ज़्यादा क्वांटिटी लीवर्स के अंदर ही होती है।
मशरूम भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द स्ट्रक्चर, या हम इसकी प्रोसेस को जो कहते हैं, प्रोसेस कैसे कैसे बनता है। संरचना, एंड प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले होता है अर्गास्टीरोल। अर्गोस्टीरोल, अर्गोस्टीरोल, अर्गोस्टीरोल then converted to lumisterol. Ergosterol is then converted to लूमिस्टिरोल। स्टीरोल देखिए, स्टीरोल स्टीरोइड से बने होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के एक तरह अगर देखा जाए तो ये लिपिड्स ही होते हैं। तो अर्गास्टीरोल देन कन्वर्टेड टू लूमिस्टिरोल देन प्रोटेकीस्टीरोल, प्रोटेकीस्टीरोल then protestosterone converted to testosterone, testosterone, and then testosterone converted to procalciferol, procalciferol, and procalciferol converted to last way calciferol. दिस इज द विटामिन डी। तो देखो जो स्किन है हमारी, उस स्किन के अंदर ये पूरा प्रोसेस चलता है, यानी कि अगर ये मौजूद है स्किन में तो दिस इज कन्वर्टेड टू विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट किरणें। अब कैल्सीफेरॉल के भी दो रूप होते हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। टॉक्सीस्टेरोल होता है और एक होता है सुप्रास्टेरोल, तो उस तक वही नहीं चाहिए, वो अपने एग्जाम में नहीं आएगा। देन फंक्शन, तो फंक्शन तो वही स्ट्रेंथ देता है हड्डियों को, दांतों को, यानी कि कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, calcification of bones and teeth, यानी कि हड्डियों को और दांतों को मजबूती देता है। दूसरा, ये एनकरेज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Ca+2 एंड फॉस्फेट into the blood, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Ca+2 and phosphates into the blood। नेक्स्ट, इससे डिजीज कौन सी होती है? जो डेफिशिएंसी है, तो डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है? और डिजीज का नाम है यहाँ पर रिकेट्स। रिकेट्स, ये ध्यान रखना, रिकेट्स एक डिजीज है और डिजीज का एक प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन को रोकने का एक तरीका है कि जब इसमें विटामिन डी यानी कि जो कैल्सीफेरॉल है इसकी कमी हो जाती है, तो हड्डियों में Ca+2 अभी बताया ना ये, और फॉस्फेट की कमी होने से हड्डियां और दांत मजबूत नहीं होते हैं और वो टूटने लग जाते हैं, जगह जगह बेंडिंग हो जाती है। तो दिस इज द कॉज ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स डिजीज ये होती है।
नाउ अब हम बात करते हैं, ये हो गया विटामिन डी। अब है विटामिन ई। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसे हम एक नाम से और जानते हैं, दिस इज टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल या इसको हम जो डेरिवेटिव है वो इसका टोकोल है, यानी कि जो टोकोल है ना वो इसका बेस है और ये इसका डेरिवेटिव है। इसे सबसे पहले इवांस एंड मेटल ने खोजा था। इवांस एंड मेटल ने 1920 में खोजा था। इसको हम एंटी स्टरलिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। एंटी स्टरलिटी यानी कि इसकी कमी से स्टरलिटी आती है, और जब ये होता है तो स्टरलिटी नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एंटी स्टरलिटी फैक्टर। दिस इज इम्पोर्टेंट इन विटामिन ई। एंटी स्टरलिटी फैक्टर कौन सा होता है? दिस इज विटामिन ई। स्टरलिटी किस विटामिन की कमी से आती है? दिस इज विटामिन ई। नपुंसकता किस विटामिन की कमी से आ सकती है? विटामिन ई। क्वेश्चन कई तरह से घुमा फिराकर आ सकता है। इसकी जो अकरेंस है वो वही ज्यादातर प्लांट ऑयल्स के अंदर होती है। प्लांट ऑयल्स में जैसे कि आपका व्हीट जर्म ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, इनके अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो प्लांट ऑयल्स में इसकी रिचनेस होती है। रिचनेस, प्लांट ऑयल्स में इसकी रिचनेस होती है, ठीक है। और लो अमाउंट, वेरी लो अमाउंट इन मीट, मिल्क, बटर, etc, है ना। और कंप्लीटली एब्सेंट इन फिश, लिवर ऑयल, ठीक है। इसमें ये बिल्कुल पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो एक ये विटामिन है भाई, जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमको केवल वनस्पति से प्राप्त होता है, तो वो है विटामिन ए। केवल ये विटामिन है जो हमको वनस्पति से प्राप्त होता है। बाकी सारे विटामिन आपको मीट से मिल सकते हैं, मिल्क से मिल सकते हैं, बटर से मिल सकते हैं, या किसी एनिमल के लीवर से, किडनी से, कहीं से मिल सकता है। लेकिन यही है जो हमको विटामिन ई, जो हमको प्लांट्स से प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको प्लांट्स का सेवन भी अधिक से अधिक, यानी कि प्लांट्स में कैबेज है, या फिर जैसे लीफी जो प्लांट्स हैं या फ्रूट्स हैं उनका, या वेजिटेबल्स हैं उनका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। इसके 3 रूप होते हैं भाई। अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा टोकोफेरॉल होता है। इसमें अल्फा टोकोफेरॉल सबसे ज्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं 100% बायोलॉजिकल एक्टिव होता है। बायोलॉजिकल एक्टिव होता है अल्फा टोकोफेरॉल। इसका जो रासायनिक सूत्र है या केमिकल कंपोजिशन फॉर्मूला वो है C29H50 and O2। C29H50 and O2।
ये इसका जो फंक्शन है, ये भाई एक एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट आयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जो क्या करता है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ठीक है, जो रोकता है किसको, ऑक्सीडेशन को, विभिन्न पदार्थों, यानी कि जो विभिन्न पदार्थ है उनके ऑक्सीडेशन को ये रोकता है। तो एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है। इसकी जो डिजीज है वो कौन सी है, यानी कि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज कौन सी है, यहां पर लिख देते हैं कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज कौन सी है। डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी से भी इनमें स्टरलिटी आती है। स्टरलिटी यानी कि नपुंसकता, जिसको हम कहते हैं नपुंसकता, स्टरलिटी। मेल के अंदर मोस्टली स्टरलिटी इन मेल्स, फीमेल में नहीं भाई, मेल्स के अंदर नपुंसकता आती है। क्यों आती है, इसका भी कारण है भाई, क्योंकि जो टेस्टिस होते हैं वृषण, उनमें जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसको ये डिजनरेट कर देती है, और यानी कि जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, यानी कि वृषण की जो जनरल एपिथेलियम है, टेस्टिस डिजनरेट्स एंड स्पर्मेटोजोआ क्या हो जाते हैं, नॉन मोटाइल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये नपुंसकता उत्पन्न करती है। ये वही इसका कारण है कि विटामिन ई नपुंसकता क्यों उत्पन्न करती है। तो उसका कारण ये है कि जो वृषण होते हैं उनमें जो जनरल एपिथेलिया होता है वो डिजनरेट हो जाती है, और स्पर्मेटोजोआ जो है वो नॉन मोटाइल हो जाते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट description about vitamin E. This is the anti-sterility factor. Now we discuss about fourth vitamin. तो fat soluble vitamin है 4 नंबर, this is K. ज़्यादा डिटेल से नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल से नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा एक लॉजिक से आते हैं। विटामिन के, विटामिन के जो है काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द हेमरहेजिक या एंटी हेमरहेजिक फैक्टर कहते हैं, और इसकी खोज सबसे पहले हेनरिच डैम ने की। हेनरिच डैम ने 1929 में की, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, ये एंटी हेमरहेजिक
फैक्टर होता है, एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर होता है विटामिन ई, एंटी हेमरहेजिक होता है विटामिन के, एंटी रिकेट्स होता है विटामिन डी। ठीक है, तो ये सब उनके नाम, ऐसे सेकंड नाम है, वो भी आपको याद रखने हैं। इसको हम चूंकि एक हेमरहेज डिजीज होती है, हेमरहेज डिजीज, तो हेमरहेज डिजीज में क्या है, ये फेटल यानी कि जानलेवा बीमारी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जहां से रक्त निकलता है वहां से रक्त बहता रहता है और रक्त के थक्का जमने में समय लगता है, इनकी प्रोलोंग्ड ब्लड क्लॉटिंग, इनके लंबे समय तक ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो दिस इज द फेटल डिजीज। क्योंकि अधिक रक्त के बह जाने से अक्सर डेथ हो जाया करती है। ठीक है, तो दिस इज एंटी हेमरहेजिक फैक्टर। इससे हम कोएगुलेशन यानी कि जो रक्त का थक्का जमना है, कोएगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। दिस इज कोएगुलेशन विटामिन। अकरेंस यानी कि कहां कहां पर पाया जा सकता है, तो कहां कहां पर पाया जा सकता है भाई, तो देखो ये ज्यादातर आपको पालक में मिलेगा, स्पाइनच, जो लीफी यानी कि पत्तीदार जो सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, इनके अंदर ये देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्विनोन, ये क्विनोन का डेरिवेटिव होता है। इसका जो रासायनिक संरचना सूत्र है वो है C41 H56O2, C41 H56O2। दिस इज द केमिकल कंपोजिशन फॉर्मूला ऑफ विटामिन के। फंक्शन, डायरेक्ट इसके फंक्शन पर आते हैं, तो फंक्शन जो है वो है इसका एसेंशियल रोल प्ले, यानी कि आवश्यक भूमिका होती है इसकी, एसेंशियल रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में काम आती है, इनकी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है और इसका जो निर्माण है वो लीवर के अंदर होता है। दिस इज द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन एंड synthesized in liver and it is essential in biosynthesis of formation of clotting। तो ये था भाई फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जिसमें हमने ए पढ़ लिया, डी, ई एंड के। वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।